सो गाइस एनएसडीएल पर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपडेट किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी एनएसडीएल का लेंगे उसमें कंपनी के अकाउंट ओपनिंग डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कंपनी के अकाउंट ओपनिंग डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने इस तरह का डिस्कशन मेरे सीडीएसएल, एंजल वन और बीएससी इन तीनों कंपनीज पर जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, आपने ये अकाउंट ओपनिंग डाटा इन तीनों कंपनीज पर देखा होगा। इस समय पर मैंने अवेलेबल कर रखा है, जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। लेकिन एनएसडीएल का डाटा क्या कहता है और इसकी वैल्यूएशन लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी हम लोगों ने, तो सारा डाटा इसका मिक्स करके समझेंगे कि ये कंपनी में आगे पोजीशन क्या बन सकती है। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी खबरों से। कल का दिन एनएसडीएल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिस्टिंग के बाद कंपनी अपना पहला क्वार्टर देने वाली है। सितंबर क्वार्टर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शायद कंपनी जून क्वार्टर भी दे चुकी है लिस्टिंग के बाद में, एक बार देख लेते हैं। जून क्वार्टर क्या कंपनी दे चुकी है? शायद नहीं दिया है जून क्वार्टर कंपनी ने। लिस्टिंग के बाद से शायद ये पहला क्वार्टर है। अगर मैं गलत हूं तो एक बार कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। शायद लिस्टिंग के बाद ये कंपनी का पहला क्वार्टर है सितंबर का। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 तारीख यानी कि कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देगी। और अभी आपके पास ना ज्यादा कुछ है नहीं इस कंपनी में समझने के लिए कि जिस पर हम प्री एनालिसिस कर सके कंपनी के सितंबर क्वार्टर का। अभी हमारे पास 2 जून के क्वार्टर है और एक मार्च का क्वार्टर है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला डाटा भी हमारे पास में है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को देखोगे जून के कंपैरिजन में, तो आपको नजर आते ही कहीं ना कहीं जून का क्वार्टर कंपनी का वीक है। जून क्वार्टर कहीं ना कहीं कंपनी का वीक आता है और शायद मार्च क्वार्टर कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। फिर उसके बाद जून क्वार्टर वीक आता है, देन सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर कंपनी कम बैक करती है। अभी की जो पोजीशन है 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो यहां पर नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी इसी तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है? एक जंप है, प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में तीनों क्वार्टर में कंपनी ने बेंचमार्क क्रिएट करा है, लेकिन रेवेन्यू में दिक्कत है। और अभी जो सितंबर का अकाउंट डाटा है, एक बार यहां पर देखना। ये जो सितंबर का डाटा आपके पास में है, जहां कंपनी ने क्या किया है, 4.18 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स कंपनी के खुले हैं। यानी कि कंपनी ने जो रिपोर्ट करा है वो 4.18 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट है कंपनी के बाय सितंबर 2025। इसमें कंपनी ने यह भी मेंशन करा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है अकाउंट डाटा का वो स्लो हुआ है, ठीक है। अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जो पेस होता है न्यू डीमैट अकाउंट खुलने का, वो पेस जो है कंपनी का रुका है 2025 में, जो कि एवरेज 2.42 मिलियन एडिशन पर मंथ के हिसाब से है कंपनी का, डाउन फ्रॉम पीक्स इन प्रायर ईयर्स। यानी कि पिछले सालों के अंदर जो कंपनी का एवरेज था अकाउंट ओपनिंग डाटा, वो इस साल 2025 में गिरा है, एवरेज से नीचे आया है। तो ये कंसर्न है एनएसडीएल का, ठीक है। आपको याद होगा बीएससी का अकाउंट ओपनिंग डाटा बड़ा है। सितंबर टू सितंबर पिछले साल के कंपैरिजन में बीएससी का अकाउंट ओपनिंग डाटा बड़ा है और जून के कंपैरिजन में अगस्त का डाटा भी बड़ा है, ठीक है। तो ये डाटा देखना बहुत जरूरी है। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी कंपनी हमें अच्छा फायदा दे सकती है। अब एक चीज हम यहां पर नोट करते हैं, अभी आपका होल्डिंग पैटर्न कैसा है। सितंबर 2025 का डाटा भी अवेलेबल है, जहां पर एफआईएस की होल्डिंग सिर्फ 15.89 है, डीआईएस के पास 39.23 है और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 44.86% की। कई बार मार्केट में ऐसी कंपनीज लिस्ट होती हैं जहां पर पब्लिक को सबसे ज्यादा वेटेज दिया होता है। और आपको पता है पब्लिक के क्या कहते हैं उसको, पब्लिक को जो आईपीओ अलॉट होते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं कंपनीज में अलॉट होते हैं जहां पर पब्लिक के लिए जो है ज्यादा अलॉटमेंट अवेलेबल होता है। और एनएसडीएल में डेफिनेटली आपका अलॉटमेंट लगा होगा क्योंकि 44.86% पब्लिक लेकर के बैठी है आराम से। और ऐसी कंपनीज में यूजुअली आपके पास क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी का नाम देखते हैं। भैया नाम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नाम, एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, लोग इतने टाइम से पागल है, एनएससी का आईपीओ आ रहा है, लोग इतने टाइम से पागल है, स्विगी का आईपीओ आ रहा है। इतने सारे आईपीओ देख देख करके ना लोग कहते हैं भैया नाम से आईपीओ बिकता है। नाम से बिकता है सिर्फ रिटेलर की जेब के अंदर। एफआईएस, डीएस, लार्ज एंटिटीज नाम से नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल से खरीदते हैं। फाइनेंशियल फंडामेंटल से आईपीओ में जाते हैं, वो कंपनी के नाम से नहीं जाते। तो अगर कंपनी के रिजल्ट्स इसी तरह रहते हैं, जैसे अभी बुरे रिजल्ट नहीं है, मतलब अभी हमारे पास जो 3 क्वार्टर अवेलेबल है यहां पर वो कुछ बुरे नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लैग कंपनी कर रही है।
तो ऐसे में आप देखो पब्लिक ने कितना अलॉटमेंट लिया, 44% से ज्यादा का अलॉटमेंट पब्लिक के पास में, तो शेयर में गिरावट मिली। अब ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर गिरता रहेगा, नहीं। अब पब्लिक क्या करेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, और फ्रस्ट्रेट होकर के पब्लिक क्या करती है, यूजुअली पब्लिक कहती है बेकार कंपनी, कचरा कंपनी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तो गिर ही जाएगा, इतना बर्बाद कर दिया। पब्लिक बेचना शुरू कर देती है, और जहां पब्लिक बेचती है गिरावट में, वहीं आपकी ये लार्ज एंटिटीज एंट्री करते हैं। समझ रहे हो, वहीं आपकी लार्ज एंटिटीज एंट्री करते हैं। तभी कहते हैं कोई भी नई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रही है ना, पहले वेट करो, रुको, उस कंपनी को एटलीस्ट चार्ट बनाने दो। अगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर उसके रिजल्ट देखो। जैसे कंपनी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर क्या कर रही है, एक अच्छा इंक्रीज है, रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, ठीक है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे अभी कल आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वीडियो अगर मेरा देखा है कल के दिन में, तो हमने वहां डिस्कस करा है कि जून का क्वार्टर कंपनी का बहुत वीक है। बाद में सितंबर क्वार्टर जो होता है कंपनी का, वो एक रिवाइवल क्वार्टर है। यानी कि जून क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर शेयर का प्राइस आपको गिरता दिखता है उस टाइम फ्रेम पे, जून क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर। फिर जब सितंबर क्वार्टर का टाइम फ्रेम शुरू होता है, वहां से वापस से राइज आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चार्ट पे। तो यही कंडीशन इस समय एनएसडीएल की भी है। जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है, इसके फैक्टर्स ये सारे जो भी हमने यहां पर डिस्कस करे हैं। अब क्या ये कंपनी खराब हो जाती है, नहीं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखोगे तो कंपनी स्ट्रांग है। कंपनी को एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा नंबर देना, और साथ में अपना अकाउंट ओपनिंग डाटा को भी कंपनी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जो कि पीक से इस समय नीचे है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आज एनएसडीएल काफी स्ट्रांग था, क्योंकि 27.7 का आपका आरएसआई है एंड 22.7 का आपका एमएफआई। तो टेक्निकल बुलिश आपके यहां पर, जिसकी वजह से आज एक बड़ा मूव दिखा है। और हाँ, मार्केट भी गैप अप ओपन था, तो इस तरह के स्टॉक्स आपको अच्छा रिकवरी देते हैं उस सेशन के अंदर। लेकिन अब कंडीशन आपकी यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको नजर आ रहा है रिजेक्शन। यहां पर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर डायगोनल में रिजेक्शन आ रहा है। जब जब स्टॉक इस डायगोनल पर आया, आपको यहां से गिरावट देखने को मिली है। आज का सेशन भी इस डायगोनल के पास आया है। 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, इस डायगोनल के पास आकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। सो अगर हमें यहां पर ब्रेकआउट चाहिए ना, तो हमें एक कैंडल चाहिए होगी, सस्टेनेबल कैंडल कुछ इस तरह की। उसके बाद हमको लगातार यहां पर एक हैंगिंग बेस चाहिए होगा, जो कि आपका कितने का रिस्ट्रिक्शन है, लगभग 1190 पे। 1190 पे हमको एक हैंगिंग बेस चाहिए होगा। अभी आप 1190 से काफी दूर हो, बट अगर इस तरह की पोजीशन आपकी बनती है ना, तभी आप यहां पर इस डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट एंटिसिपेट करते हो। अदरवाइज यहां से अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, तो उस कंडीशन पर आपका एनएसडीएल को जो चार्ट है, वो पहले तो आपका एक बेस बनाता है अराउंड 1030 पे, ये आपका बेस है। बट अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है, आपका रिजेक्शन कल के दिन के अंदर, कल के सेशन में इसी तरह रिजेक्ट होता है इस डायगोनल पर, तो उस कंडीशन पर आप नए बेसिस ढूंढने के लिए नीचे जाते हो एनएसडीएल के अंदर। तो ये डायगोनल ब्रेकआउट होना जरूरी है। इस तरह की 3 कैंडल आपके पास आनी जरूरी है अभी एनएसडीएल के अंदर। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है, तभी आप यहां पर फर्दर ब्रेकआउट के लिए एंटिसिपेट करोगे। अदरवाइज आपका यहां पर एक फॉल फिर से बन सकता है। अभी चार्ट ज्यादा खुला नहीं है, बट जो भी चीजें, जैसे कि ये वाला आप ट्रेंड देख पा रहे हो, ये आपका पहले बेस था, फिर जब यहां से गिरावट है तो आपका ये रिस्ट्रिक्शन बन गया। और इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनीज नई नई लिस्ट होती हैं, हम फाइनेंशियल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, बस कंपनी का नाम देख करके एंट्री कर जाते हैं, और फिर वो हमको लूटती रहती है, और फिर हम कहते हैं बेकार कंपनी। और जब तक हम बेकार कह के गिरावट में आते हैं, फिर जब हम सेलिंग करते हैं, तब जाकर के वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि वहां पर आपकी लार्ज एंटिटीज एंट्री कर रही हैं। तो लार्ज एंटिटीज एंट्री कहां कर रही है, कब कर रही है, ये पूरा रिसर्च आपको करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।